A very good morning to everyone and welcome back. In our last lecture we were discussing about process of staffing. So before we move further we will have a recap. मंडे का था ना 12 लोग काम आ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में जाना था, हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक किया था। एक फास्ट रिकैप करते हैं इसके बारे में हम कि स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत आपको होगी। उसमें से बहुत से लोग हैं जो रिटायर होते आते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको कंपनी फायर कर देती है, या बहुत से लोग हैं जो बेटर पॉसिबिलिटीज़ या प्रोस्पेक्ट के लिए कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कितने लोग चाहिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। अगेन आगे बढ़ते हैं तो दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब बहाली। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है बेसिकली? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस विच मोटिवेट्स द प्रोस्पेक्ट टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, कि एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट करता है ताकि आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट में मैंने बताया था कि दो टाइप से होते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे दूसरे लेक्चर में जानेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, आंतरिक और बाह्य। इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ लीजिए जैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जैसे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आ रहे हैं, वेब पोर्टल के माध्यम से आ रहे हैं, तो कितने तरीके के होते हैं और उसमें कैसे कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद में आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था कि सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस वेयर रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज रिक्रूटमेंट क्रिएट्स होप, आपके अंदर होप जनरेट करता है, एंड सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज सिलेक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें हर स्टेप पे हम एलिमिनेट करते जाते हैं जो अनवांटेड एम्प्लॉइज होते हैं या जो उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं उनको। उसके बाद में आता है आपका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन तो मैंने बताया था कि इसको हम इंडक्शन भी कह सकते हैं। ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द जॉब। किसी नई कंपनी में आप आते हैं, मैन पावर एस्टिमेशन होता है, उसके अपने रिक्रूटमेंट बहाली निकलती है, सिलेक्शन होता है, आप ज्वाइन करते हैं उस कंपनी को, तो उसके बाद में ओरिएंटेशन कराया जाता है। चूँकि आप बाहरी आदमी हैं, आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है जॉब के बारे में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यू आर सपोज टू बी परफॉर्मिंग, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्कीज़ कैसे हैं, कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन से हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपका यूएसपी क्या है। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो आपका यूएसपी क्या है, आपका एज क्या होगा दूसरों के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको इन ब्रीफ समझाई जाती हैं ओरिएंटेशन में। तो जब इंट्रोडक्शन टू जॉब हो जाता है, ओरिएंटेशन आपका हो जाता है, उसके बाद में प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट मतलब जितने लोगों को हमने हायर किया है, जितने लोगों का हमने सिलेक्शन किया है, उन सारे लोगों को उनके रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में हायर किया है। तो उन सारी वैकेंसीज़ के अगेंस्ट हम उनको प्लेस कर देते हैं, जिनको जिस डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए हमने 25 लोगों को हायर किया, कुछ मार्केटिंग के थे, कुछ सेल्स के थे, कुछ एडवर्टाइजिंग के थे, कुछ फाइनेंस के थे, कुछ प्रोडक्शन के थे। तो हमने जिनको जिस पोस्ट के अगेंस्ट हायर किया है, हम उनको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। फिर आगे आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने जाना था कि ट्रेनिंग इज बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस ओरिएंटेड, बट वेयर एज डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज oriented towards the growth of individual.
ट्रेनिंग का डायरेक्ट बेनिफिट जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड द इनडायरेक्ट बेनिफिट गोज टू द इंडिविजुअल, वेयर एज इन डेवलपमेंट द डायरेक्ट बेनिफिट गोज टू द इंडिविजुअल एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। देन इट कम्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। देन इट कम्स ट्रांसफ़र। अभी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट कंपनीज हो जिसमें ट्रांसफ़र, इनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र इज बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट केवल इतना ही ट्रांसफ़र को डिफाइन नहीं करता है। ट्रांसफ़र इज़ नॉट ओनली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट ट्रांसफ़र इज समथिंग विच इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सिमिलर कैपेसिटी। सिमिलर कैपेसिटी का मतलब जिस कैपेसिटी में आप यहाँ काम कर रहे थे उसी कैपेसिटी में आपको किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। देन कम्स प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन मीन्स इंक्रीज इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रहा है और जब उसके स्टेटस को आप इंक्रीज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक समबडी इज वर्किंग एज SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ वन पुलिस स्टेशन, बट वंस ही गेट्स प्रमोटेड ही बिकम्स DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीज हो जाता है। Now he is able to handle 5 different police stations. So in similar way, it happens in similar fashion everywhere, whether we are talking about government organization or we are talking about corporate companies. कि आपके अथॉरिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ ही चलता है। आपकी अथॉरिटी अगर बढ़ती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर बढ़ती है तो आपकी अथॉरिटी में इंक्रीमेंट हो जाता है। देन another is remuneration. What is remuneration? Remuneration को अगर आसान शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करें हम, तो जो भी आपको कंपनसेट किया जाता है आपके वर्क के अगेंस्ट, आपके काम के अगेंस्ट जो कंपनसेट किया जाता है, या आपके काम सर्विसेज के अगेंस्ट जो आपको दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर रेम्यूनरेशन को हम डिफाइन करते हैं तो देयर इज अ टर्म एवरीबडी नोज विच इज सैलरी plus other benefits equals to remuneration। इस सैलरी के साथ जो भी हम अदर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो मान लीजिए वो फ्रिंज बेनिफिट भी हो सकता है, आपके हाउसिंग हो गए, आपका चाइल्ड एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो इन कोलैबोरेटिव वी कॉल इट रेम्यूनरेशन, कि आपके काम के एवज में जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद में आता है अप्रेजल, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी बात हम कर रहे थे कि बहुत से बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रेजल और अप्रेजल प्रोसेस। So first we'll start with performance appraisal। अभी देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते किसको हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अप्रेजल को समझते हैं। टू अप्रेज और अप्रेजल, ये दो शब्द हैं, इनका मतलब क्या होता है जानते हैं पहले। तो टू अप्रेज तो अगर हिंदी में हम कहें मूल्यांकन बोलते हैं, और अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो टू अप्रेज को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम बोलेंगे टू असेस द वैल्यू ऑफ समथिंग और
someone, और अप्रेजल को बोलेंगे the act of assessment। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो अप्रेस करना मतलब मूल्यांकन करना। हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, वो कोई सामान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है। उसी चीज़ को हमने लिखा है टू अप्रेस मीन्स टू असेस द वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन। अगर ये चौक 1 रुपये की है तो ये 1 रुपये की क्यों है, 10 रुपये की क्यों नहीं है? तो देयर मस्ट बी सम वैल्यू बिहाइंड दैट। तो हर इंसान की भी एक कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसी को हम मूल्यांकन करते हैं, उसको हम अप्रेस कहते हैं। और अप्रेस करने का जो प्रोसेस होता है, जो एक्ट होता है, उसको हम मूल्यांकन करना, उसको हम अप्रेजल बोलते हैं। तो यहाँ अब समझिए इस चीज़ को, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करते हैं किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका? एम्प्लॉय का। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम अप्रेस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अब इसी को देखेंगे, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे डिफाइन करती है कि इट इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि भाई किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों के परफॉर्मेंस का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इवेल्युएट करने का, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलिए अब हम आगे इसको समझते हैं अप्रेजल प्रोसेस के बारे में। जैसे आप अप्रेजल प्रोसेस समझेंगे, आपको अप्रेजल समझने में और ज़्यादा सुविधा होगी। स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करती है, सेट करती है। आप यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल भी लिख सकते हैं, या सेटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ लीजिए डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब इसको ऐसे समझिए, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड यू आर वर्किंग फॉर मी और यू आर वर्किंग फॉर माय कंपनी। तो मेरे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एज सेल्स मैनेजर, तो एक सेल्स मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगा बतौर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बतौर आपका बॉस होने के नाते। तो उस चीज़ को हम डिजायर्ड परफॉर्मेंस में काउंट करेंगे। और डिजायर्ड परफॉर्मेंस में ही बोलेंगे कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि अभी आपने अगर किसी वेब पोर्टल पे जॉब सर्च किया हो, naukri.com, monster.com पे, तो वहाँ पे देखेंगे अगर एक वैकेंसी निकलती है दैट पोजीशन फॉर एक SM एरिया सेल्स मैनेजर की कोई वैकेंसी है, तो आप देखेंगे उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी चीज़ें, जॉब में क्या क्या करना है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे क्या एक्सपेक्टेड होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में मेंशन रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि एक असिस्टेंट या एरिया सेल्स मैनेजर से क्या एक्सपेक्टेड है डिजायर्ड परफॉर्मेंस, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसके बाद में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग standard to employees. Once you have set a benchmark, once you have set the performance standard, or once you have set the desired performance you are expecting from your subordinate or you are expecting from your employee, then you communicate those standards which you have set earlier to your employees so that they could know. अप्रेजल प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड टू एम्प्लॉयज, ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।